हेलो फ्रेंड्स, मेरा नाम सुमित है और आज के यूट्यूब चैनल पे आपका स्वागत है। आज का हमारा टॉपिक है फ्रोस्ट फ्री रेफ्रिजरेटर। तो फ्रोस्ट फ्री रेफ्रिजरेटर होता क्या है? इसलिए फ्रोस्ट का मतलब होता है आइस और फ्री मींस आइस फ्री। रेफ्रिजरेटर मतलब ऐसा रेफ्रिजरेटर जो आइस फ्री हो। आइस फ्री का मतलब ये नहीं है कि आपको उसमें बर्फ नहीं जमानी है। आइस फ्री का मतलब ये है कि एक इसमें कूलिंग कॉइल होती है जिसमें मॉइस्चर जमा हो जाता है। जैसे कि आप कोई भी फूड आइटम रखते हैं, कोई भी वेजिटेबल्स रखते हैं, फ्रूट्स रखते हैं, तो वो टाइम के साथ मॉइस्चर को रिलीज करते हैं। और जब आप उनको रखने के लिए या निकालने के लिए आप डोर खोलते हैं तो बाहर से एयर अंदर जाती है और एयर के साथ उस एयर में मॉइस्चर भी जाता है। तो वो सारा जो मॉइस्चर है, जो वेजिटेबल्स का या किसी भी सामान का जो मॉइस्चर है, वेजिटेबल्स का, फ्रूट्स का और एयर का, वो सारा कहाँ होता है? वो कूलिंग कोइल में जाके एक्यूमुलेट होता है। क्योंकि जो कूलिंग कोइल का टेम्परेचर होता है वो -18 से -21 डिग्री के बीच में होता है। तो जब भी कोई एयर में मॉइस्चर जाता है तो वो उसमें टकरा के मॉइस्चर उसमें एक्यूमुलेट हो जाता है और उस पर एक मोटी लेयर बना लेता है। तो मोटी लेयर बनाने से नुकसान क्या है? एक्चुअली होता क्या है, कूलिंग कॉइल रेफ्रिजरेटर कंपार्टमेंट के साथ हीट ट्रांसफर करती है, मतलब हीट एब्जॉर्ब करती है। रेफ्रिजरेटर कंपार्टमेंट की हीट को एब्जॉर्ब करती है और हीट एब्जॉर्ब करके रेफ्रिजरेटर कंपार्टमेंट का तापमान जो है मेंटेन करती है, लो भी करती है, फिर उसको लो करने के बाद उसको मेंटेन करती है, मतलब टेम्परेचर मेंटेन करती है। तो अगर आइस उसके बीच में आ जाएगी, कूलिंग कोइल के बीच में और जो हीट ट्रांसफर उसके बीच में आइस आ जाएगी, तो आइस क्या करेगी? हीट ट्रांसफर होने नहीं देगी। तो हीट ट्रांसफर को लो कर देगी, क्योंकि आइस है ना, एज ए इंसुलेटर काम करेगी, बीच में बैरियर का काम करेगी, एक रुकावट बन जाएगी। तो आपकी हीट ट्रांसफर होगी नहीं, तो रेफ्रिजरेटर कंपार्टमेंट का तापमान आपका आएगा नहीं और लंबे समय तक आपका क्या कहते हैं, कंप्रेसर पे लोड पड़ेगा, मशीन चलती रहेगी और सामान जो लंबे समय तक ताज़ा रहना चाहिए था वो जल्दी ही खराब हो जाएगा। तो इसको फ्रोस्ट फ्री रखने के लिए हम करते क्या है? कूलिंग साइकिल तो आपको पता ही, कूलिंग मोड क्या होता है। मतलब कूलिंग का मतलब है कि रेफ्रिजरेटर कूलिंग कर रहा है। कूलिंग मीन्स कंप्रेसर चल रहा है, इवापोरेटर कोइल है, इवापोरेटर कोइल रेफ्रिजरेटर कंपार्टमेंट की हीट को एब्जॉर्ब कर रहा है, कंडेंसर उस हीट को रिलीज कर दे रहा है, एक्सटेंड डिवाइस वापस टेम्परेचर को लो करके कूलिंग कोइल तक रेफ्रिजरेंट दोबारा पहुंचा रहा है, फिर दोबारा उसको तैयार कर रहा है। सब तो आपको पता ही है। लेकिन अब इसमें कूलिंग के अलावा डिफ्रोस्ट साइकिल का क्या मीन्स है? डिफ्रोस्ट साइकिल का मतलब है कि इसमें कूलिंग साइकिल के अलावा एक ऐसी साइकिल भी हो कि जब बर्फ जम जाए, जब उस पर बर्फ आ जाए, तो अपने आप ही कोई ऐसा कुछ कंपोनेंट हो जो उसको मेल्ट, कूलिंग साइकिल को बंद कर दे और आइस को मेल्ट करा दे और उसको कूलिंग कोइल को आइस फ्री कर दे। मतलब जो उसका इंसुलेटर का काम करती है, उस आइस को हटा के दोबारा से उसको बिल्कुल हीट एब्जॉर्ब करने के लिए प्रिपेयर कर दे। तो होता क्या, इसमें एक टाइमर मोटर होती है। टाइमर मोटर की अपनी सेटिंग होती है 8 घंटे 15 मिनट, मतलब 8 घंटे कूलिंग मोड पे काम करेगी, 15 मोड हीटिंग मोड पे काम करेगी। अभी 8 घंटे क्या होता है, ये 15 मिनट क्या होता है? एक्चुअली 8 घंटे का मतलब है 8 घंटे कंप्रेसर रनिंग आवर्स। तो कंप्रेसर हमारा 8 घंटे चलेगा, तो जब तक कंप्रेसर चलेगा तब तक कूलिंग प्रोवाइड होगी, हमारा जो रेफ्रिजरेटर है वो ठंडा मेंटेन रहेगा। और 8 घंटे का मतलब घड़ी की 8 घंटे नहीं है कि कंप्रेसर रनिंग आवर्स है, क्योंकि कंप्रेसर क्या है, बीच में बंद भी होता रहता है। जब आपका रेफ्रिजरेटर कंपार्टमेंट का तापमान आ जाता है तो इसमें एक कंपोनेंट होता है थर्मोस्टेट, जो स्विच का काम करता है। जब टेम्परेचर को सेंस करता है, रेफ्रिजरेटर कंपार्टमेंट के टेम्परेचर को सेंस करता है और टेम्परेचर को सेंस करके कंप्रेसर को जाने वाली सप्लाई को रोकता है या कॉन्टेक्ट्स को हटा देता है, हटा के कंप्रेसर को क्लोज कर देता है। जब टेम्परेचर दोबारा बढ़ जाता है 3 डिग्री, दोबारा से अपने कॉन्टेक्ट्स लगा के कंप्रेसर को जाने वाली सप्लाई को भेज देता है और कंप्रेसर को ऑन कर देता है। इस तरीके से हमारा कंप्रेसर हो सकता है कि 8 घंटे चलने के लिए 16 घंटे भी ले ले, 15 घंटे भी ले ले, वो डिपेंड करता है हीट लोड कितना है। और जब 8 घंटे पूरे हो जाते हैं तो टाइमर मोटर में गियर मैकेनिज्म है, कैम है, तो वो उस कैम के साथ जो कॉन्टेक्ट्स है वो अपने कॉन्टेक्ट्स को कूलिंग मोड से हीटिंग मोड्स के लिए ट्रांसफर करता है और हीटिंग मोड पे सप्लाई जाती है। और हीटिंग मोड पे हमारा जो एक हीटर लगा हुआ है जो ऑन होके इवापोरेटर कोइल की आइस को मेल्ट करता है। और जब वो आइस मेल्ट हो जाती है तो और 15 मिनट बाद टाइमर मोटर दोबारा से उसको हीटिंग मोड से कूलिंग मोड पे डाल देती है। तो इसमें हम वन बाय वन देखेंगे, इसकी वायरिंग ट्रेस करेंगे, कैसे फेज जाता है, कैसे कंप्रेसर को करंट मिलता है, कैसे हीटर ऑन होता है, कैसे टाइमर मोटर कैसे चलती है, इसमें थर्मल फ्यूज क्या होता है। हम वन बाय वन हम सारे इनके कंपोनेंट्स का काम जानेंगे, कैसे इलेक्ट्रिक वायरिंग में लगा हुआ है। हम मतलब बिल्कुल आराम से देखेंगे, हम इसमें कोई जल्दबाजी नहीं करेंगे, क्योंकि ये एक मतलब इंपॉर्टेंट डायग्राम है। फ्रोस्ट फ्री रेफ्रिजरेटर एक इंपॉर्टेंट मशीन है और घर घर में ये मशीन है, तो हम इसको अच्छे से जानेंगे ताकि आपको अच्छे तक जो मैं समझाना चाहता हूँ वो सारी बातें आपको अच्छे तक आप तक पहुँचे। तो आइए हम चलते हैं, क्या कहते हैं, इसकी वायरिंग देखते हैं। तो आपको ये हमारी वायरिंग डायग्राम है। इसमें ये थर्मोस्टेट है, यहाँ पर ये डिफ्रोस्ट टाइमर लगा हुआ है, ये हमारा कंप्रेसर है, ये बायोमेटल है, ये डिफ्रोस्ट हीटर है, थर्मल फ्यूज है और ये फैन बल्ब और ये स्विच लगा हुआ है बल्ब के लिए और फैन के लिए। ठीक है, अब वन बाय हम देखेंगे कि वर्किंग क्या है। तो ये हमारी पावर सप्लाई है, ये हो गई हमारी पावर सप्लाई। पावर सप्लाई आपको पता है, इलेक्ट्रिक अप्लायंस कोई भी हुआ उसको चलाने के लिए फेस न्यूट्रल चाहिए होता है इलेक्ट्रिक सप्लाई। तो पहले हम फेस देखेंगे, कैसे हमारा फेस हमारा
कंप्रेसर तक फेस पहुंच रहा है, कैसे हमारा फिर न्यूट्रल कैसे पहुंच रहा है, मतलब हमारे जो भी कंपोनेंट्स है वो कैसे चल रहे हैं, मतलब हम फेस को ट्रेस कर लेते हैं, वन बाय वन आराम आराम से लेंगे, कोई जल्दबाजी नहीं है हमें। तो हम जैसे हमने मशीन ऑन करी तो हमारा जो फेस है वो ऐसे ट्रैवल करेगा, ये हमारी वायरिंग है, तो यहाँ जंक्शन है, यहाँ बल्ब को फेस मिल जाएगा यहाँ से, और यहाँ से फेस हमारा थर्मोस्टेट को चला जाएगा। तो थर्मोस्टेट का काम मैंने आपको बताया था, थर्मोस्टेट का काम है कंप्रेसर को ऑन और ऑफ करना। अब ये ऑन और ऑफ करता कब है, तो रेफ्रिजरेटिंग कंपार्टमेंट का जब तापमान आ जाता है, जो आपने सेटिंग करी है थर्मोस्टेट की, हाई मीडियम लो, या समर पे, विंटर, मानसून, ऑटम, स्प्रिंग में जो भी आप सेटिंग करते हो उस हिसाब से थर्मोस्टेट हमारा रेफ्रिजरेटिंग कंपार्टमेंट का टेम्परेचर सेंस करता है, और जब टेम्परेचर आ जाता है वो कंप्रेसर को बंद कर देता है, और जब टेम्परेचर दोबारा से 3 डिग्री बढ़ जाता है तो कंप्रेसर को दोबारा से ऑन कर देता है। मीन्स नॉर्मल कंडीशन में हमेशा वो जो सप्लाई को पास करता है कंप्रेसर के लिए, जब हमें रेफ्रिजरेटिंग कंपार्टमेंट को ठंडा करना है तो सप्लाई को पास करता है। तो नॉर्मल कंडीशन में जो थर्मोस्टेट होता है वो हमेशा सप्लाई पास करता है, टेम्परेचर आने पे ही कंप्रेसर को बंद करता है। तो हम मानते हैं कि सप्लाई पास कर रहा है, अभी हमारा रेफ्रिजरेटिंग कंपार्टमेंट का तापमान नहीं आया है, तो यहाँ से हमारा जो फेस आगे चला जाएगा, आके यहाँ पर हमारे ये कंपोनेंट है डिफ्यूज टाइमर। तो टाइमर को हमारे 3 नंबर से, ये 3 नंबर इसके टर्मिनल है, 3 नंबर से हमारे टाइमर मोटर को फेस मिल जाएगा, और ये जो कॉन्टेक्ट लगे हुए हैं, ये टाइमर मोटर के 4 टर्मिनल होते हैं, 3 नंबर, और ये 1 नंबर, और ये 2 नंबर, और ये 4 नंबर। अगर हमारे कॉन्टेक्ट 3 और 4 के लिए लगे हुए हैं, अगर हमारे कॉन्टेक्ट 3 और 4 के लिए लगे हुए हैं, तो जो सप्लाई हमारी कहाँ कहाँ जाएगी, कंप्रेसर के लिए जाएगी, फैन इवापोरेटर फैन के लिए जाएगी, ठीक है, और टाइमर मोटर के लिए। तो 3 से 4 पे अगर हमारे कॉन्टेक्ट लगे हुए हैं तो फेस हमारा कहाँ कहाँ डिस्ट्रीब्यूट होगा, फैन मोटर के लिए, सॉरी टाइमर मोटर के लिए, कंप्रेसर के लिए, और फैन के लिए, ठीक है। तो अभी हम इसकी हम देख लेते हैं, क्या कहते हैं, वर्किंग देख लेते हैं, कैसे टाइमर मोटर की वर्किंग क्या है, मैं बता देता हूँ आपको। एक्चुअली क्या होता है, ये आपको जैसे मैं बताया था कि डिफ्यूज टाइमर की एक अपनी सेटिंग होती है, मतलब उसका टाइम सेट होता है कि कितनी देर वो कूलिंग साइकिल पे काम करेगा और कितनी देर वो हीटिंग साइकिल पे काम करेगा। तो जो हमने टाइमर लिया है वो, आप ये मान लीजिए जो हमने टाइमर लिया है वो कूलिंग साइकिल के लिए, कूलिंग साइकिल वो 8 आवर काम करता है, 8 आवर कंप्रेसर रनिंग आवर्स, ठीक है। और हीटिंग साइकिल के लिए हीटिंग 15 मिनट्स काम करता है, 15 मिनट्स काम करता है, ठीक है। हीटिंग साइकिल के लिए 15 मिनट काम करता है। इसका मतलब है कि 8 घंटे हमारा जो टाइमर मोटर है वो कूलिंग मोड पे काम करेगा, और 15 मिनट के लिए ही हमारा हीटिंग मोड पे आएगा। तो अभी तो ये जो 3 से 4 पे अगर टाइमर मोटर के कॉन्टेक्ट्स लगे हुए हैं तो कूलिंग मोड के लिए सप्लाई जाएगी। अगर ये कॉन्टेक्ट्स हीटिंग मोड मतलब डिफ्यूज साइकिल पे अगर हमारा टाइमर आ जाता है तो ये हमारे कॉन्टेक्ट्स यहाँ से हट जाएंगे, और ये हमारे जो कॉन्टेक्ट्स हैं वो 3 से 2 के लिए बन जाएंगे। जब हमारे कॉन्टेक्ट 3 से 2 के लिए बन जाएंगे तो हमारी जो पावर सप्लाई है ये कंप्रेसर को जाने वाली पावर सप्लाई कट जाएगी, और यहाँ पर हीटर के जाने वाली सप्लाई एक्टिवेट हो जाएगी। तो ये इसका यही काम है कि ये अपनी टाइमिंग के हिसाब से कभी कूलिंग मोड कभी हीटिंग मोड, ताकि टाइम टू टाइम हम जो आइस जम रही है कूलिंग कॉइल पे वो हम पिघलाते रहें और उसको हमेशा हीट ट्रांसफर के लिए प्रिपेयर रखें, ठीक है। तो अब पहले बात करेंगे, हम कूलिंग मोड की बात करेंगे। हम कूलिंग मोड पे ही हम बात कर लेते हैं। कूलिंग मोड में हमारी मशीन काम कर रही है, तो ये हमारे जो कॉन्टेक्ट है वो, ये कॉन्टेक्ट हमारे अभी मान लीजिए कि 3 से 4 के लगे हुए हैं, तो हमारा फेस कंप्रेसर को मिल गया, इवापोरेटर फैन को मिल गया। तो अब आते हैं कंप्रेसर पे। कंप्रेसर क्या है, आपको पता है कंप्रेसर में एक रनिंग वाइंडिंग होती है और एक हमारी स्टार्टिंग वाइंडिंग होती है। और हमारा जो सिंगल फेस का जो ये मोटर होते हैं ये सिंगल वाइंडिंग में काम नहीं कर सकते, रनिंग वाइंडिंग या मेन वाइंडिंग में काम नहीं कर सकते। इसके लिए एक इसको एडिशनल स्टार्टिंग वाइंडिंग देनी पड़ती है जो रोटेटिंग मैग्नेटिक फील्ड पैदा करता है। लेकिन जो रोटेटिंग मैग्नेटिक फील्ड पैदा करने के लिए हम स्टार्टिंग वाइंडिंग का इस्तेमाल करते हैं, इसका रेजिस्टेंस बहुत ज़्यादा होता है, और अगर इसको लंबे समय तक इसमें क्या कहते हैं इसमें करंट दिया जाए तो ये जल सकती है। तो स्टार्टिंग वाइंडिंग में होता क्या है कि आपको जब स्टार्टिंग वाइंडिंग स्टार्ट में बस एक बार कंप्रेसर मोटर को चला दे, बाद में हमें इसको टाइम से हटाना होता है। अगर हमारी RSIR मोटर है, ये हमारी RSIR मोटर है, RSIR रेजिस्टेंस स्टार्ट इंडक्शन मोटर, इस तरह की मोटर में क्या होता है स्टार्टिंग वाइंडिंग को हमें सर्किट से हटाना होता है। अगर हम उसको लगातार स्टार्टिंग वाइंडिंग को करंट देंगे तो ये मोटर ओवरहीट की वजह से जल के हमारी मोटर जल जाएगी, खराब हो जाएगी। तो इसको क्या करें, अब तो दोनों वाइंडिंग को सप्लाई मिल रही है कि मेन वाइंडिंग में भी सप्लाई जाएगी, स्टार्टिंग वाइंडिंग में सप्लाई जाएगी। तो सप्लाई को हटाने के लिए हम यहाँ यूज करते हैं PTC रिले। PTC रिले एक टेम्परेचर पे काम करती है। एक्चुअली होता है जब मशीन को ऑन करते हैं, जब कंप्रेसर को फेस मिलता है या करंट मिलता है, फेस न्यूट्रल दोनों मिलेंगे कहीं ना कहीं से, जब सप्लाई मिलती है
तो हमारा कंप्रेसर ऑन हो जाता है, तो दोनों सप्लाई को दोनों जो वाइंडिंग है उसको सप्लाई जाती है। लेकिन स्टार्टिंग वाइंडिंग को जब कंप्रेसर की स्पीड 75% आती है तो स्टार्टिंग वाइंडिंग को कम करने के लिए हम पीटीसी रिले का यूज़ करते हैं। तो स्टार्टिंग में क्या होता है, पीटीसी रिले के अंदर एक सेरेमिक कॉइल होता है, जो वो कॉइन होता है वो शुरू में ठंडा होगा तो उसका रेजिस्टेंस कम होता है, लेकिन जब वो करंट उसमें से फ्लो करता है तो वो क्या कहते हैं गर्म हो जाता है, और गर्म होने पे उसका रेजिस्टेंस बहुत ज़्यादा बढ़ जाता है और वो स्टार्टिंग वाइंडिंग को सर्किट से अलग कर देता है। और इस दौरान वो खाली इतना ही करंट ड्रॉ करता है जिससे उसका टेम्परेचर मेंटेन रहे और उसका रेजिस्टेंस उतना बना रहे ताकि स्टार्टिंग वाइंडिंग दोबारा से एक्टिवेट ना हो। ठीक है, तो ये हमारा पीटीसी रिले का काम होता है, स्टार्टिंग वाइंडिंग को सर्किट से अलग करना। इवापोरेटर फैन का काम क्या है? इवापोरेटर फैन का काम है कि जो हमारे रेफ्रिजरेटर कंपार्टमेंट में जो एयर है उसको हमें फ्लो कराना है, ताकि जो एयर है वो कूलिंग कोयल से होकर गुजरे, दोबारा से पूरे कंपार्टमेंट में एयर सर्कुलेशन बना रहे हैं। अब हम देखते हैं, हमने फेस तो देख लिया कि फेस कैसे आएगा। टाइमर मोटर को फेस मिल गया 3 नंबर से यहाँ से, कंप्रेसर को यहाँ से मिल गया फेस, और फैन मोटर को यहाँ से मिल गया। तो न्यूट्रल कहाँ से मिलेगा? अब न्यूट्रल को जाते हैं, चलो न्यूट्रल पे आते हैं हम। तो ये आपका आ गया, ये न्यूट्रल आ गया, यहाँ से हम न्यूट्रल ट्रैवल करेगा। न्यूट्रल यहाँ से जंक्शन बन गया, जंक्शन बन के ये न्यूट्रल ऊपर भी जाएगा, यहाँ से ये न्यूट्रल फिर आगे ट्रैवल करेगा। इसकी बात हम बाद में करेंगे, पहले हम इसकी बात कर लेते हैं। न्यूट्रल हमारा यहाँ से जाके यहाँ से न्यूट्रल जाएगा, और न्यूट्रल यहाँ से हमारा जंक्शन बन गया, तो मेन वाइंडिंग के लिए भी न्यूट्रल चला गया। और पीटीसी रिले से होकर स्टार्टिंग कंडीशन पीटीसी रिले का रेजिस्टेंस कम रहेगा, तो यहाँ से भी न्यूट्रल पास करेगा और सर्किट को क्लोज करके स्टार्टिंग वाइंडिंग को भी सप्लाई में ले आएगा। तो आप देख रहे हो कि यहाँ से हमारा मेन वाइंडिंग, यहाँ से हमारी वाइंडिंग्स को फेस मिला, और यहाँ से रनिंग वाइंडिंग को न्यूट्रल मिलता है, और पीटीसी रिले होकर स्टार्टिंग वाइंडिंग को न्यूट्रल मिलता है। लेकिन जब ये शुरू में जब करंट ड्रॉ करता है तो पीटीसी रिले का टेम्परेचर बढ़ जाएगा, और टेम्परेचर बढ़ने से जैसे मैंने बताया कि इसका रेजिस्टेंस बढ़ के ये सर्किट को ब्रेक कर देगा और स्टार्टिंग वाइंडिंग को बंद कर देगा, मतलब क्लोज कर देगा। जाने वाला जो करंट है वो सर्किट इसको ब्रेक कर देगा, और उतना करंट ही ड्रॉ करेगा कि टेम्परेचर मेंटेन रहे, और स्टार्टिंग वाइंडिंग को सर्किट से, कंप्रेसर की चलती अवस्था में सर्किट से हमेशा मेंटेन रखेगा। जब मशीन एक बार कंप्रेसर बंद होगा, जब दोबारा चालू होगा तब तक ये दोबारा ठंडा हो चुका होता है, फिर दोबारा से ये प्रिपेयर हो जाता है स्टार्टिंग वाइंडिंग को सर्किट में लाने के लिए। तो हमारा कंप्रेसर भी चल पड़ेगा इस तरीके से। आपने देख लिया कंप्रेसर हमारा चल ही रहा है। कंप्रेसर को ये अर्थ हमने कर रखा है ताकि अगर गलती से कोई तार इस पर टच कर जाए, तो कोई अगर इसको टच करता है तो उसको करंट ना लगे और करंट हमारा अर्थ हो जाए, तो सेफ्टी है अर्थिंग को। तो जैसे तो हमारा ये कंप्रेसर को हमारा न्यूट्रल मिल गया, और अब यहाँ आते हैं न्यूट्रल। अभी अब इस कंडीशन में देखो, मान लो अभी ये कंडीशन क्या है, अभी ये देखो ये कॉन्टैक्ट, बल्ब के कॉन्टैक्ट हटे हुए हैं, आपको देख सकते हो बल्ब के कॉन्टैक्ट हटे हुए हैं। तो बल्ब के कॉन्टैक्ट कब हटे होते हैं? जब रेफ्रिजरेटर कंपार्टमेंट का डोर बंद रहता है, दरवाजा बंद रहता है, क्योंकि अगर दरवाजा खुलेगा तो बल्ब जलना चाहिए। तो बल्ब कब जलेगा? जब ये कॉन्टैक्ट लग जाएंगे, क्योंकि जब तो न्यूट्रल पास बल्ब तक पहुंचेगा। लेकिन अभी हम मान के चल रहे हैं कि बल्ब हमारा जो कंपार्टमेंट है हमारा क्लोज है, बंद है। तो अब अभी इस कंडीशन में क्या होगा? बल्ब जब कंपार्टमेंट बंद होगा, कंप्रेसर चल रहा होगा, कूलिंग साइकिल चल रही होगी, तो इवापोरेटर फैन भी चल रहा होगा। कैसे? यहाँ से हमारा न्यूट्रल जाएगा, ऐसे जाके न्यूट्रल, इवापोरेटर फैन को भी न्यूट्रल मिल जाएगा। तो कूलिंग साइकिल के दौरान, जब भी कूलिंग साइकिल में कंप्रेसर ऑन होगा उस टाइम हमारा फैन भी चल रहा होगा, इवापोरेटर फैन भी चल रहा होगा, एयर सर्कुलेशन हो रहा होगा। और जब टेम्परेचर आ जाएगा तो थर्मोस्टेट सप्लाई को बंद कर, सप्लाई को काट देगा। तो इस दौरान टाइमर मोटर भी बंद हो जाएगी, जो सप्लाई टाइमर मोटर को भी जा रही थी तो ये भी बंद हो जाएगी, कंप्रेसर भी बंद हो जाएगा, इवापोरेटर फैन भी बंद हो जाएगा। तो थर्मोस्टेट उस टाइम तीनों को बंद कर देता है। अब हमने इस दौरान क्या किया, हमने डोर को, दरवाजा खोल लिया। रेफ्रिजरेटर कंपार्टमेंट से हमें सामान को निकालना है या रखना है, तो हमने दरवाजा खोल लिया। जब दरवाजा खोलते हैं होता क्या है, जब ये जो कॉन्टैक्ट है ये हट जाता है, ये कॉन्टैक्ट यहाँ से होके ये कॉन्टैक्ट इस पे लग जाता है, कॉन्टैक्ट इस पे लग जाता है। तो अब हो क्या, सप्लाई कहाँ जा रही है? अब यहाँ नहीं जा रही है, सप्लाई यहाँ जाना बंद हो गई, क्योंकि ये वाला कॉन्टैक्ट हट जाएगा, ये कॉन्टैक्ट उठ के यहाँ लग जाएगा, यहाँ आ जाएगा। तो सप्लाई कहाँ चली जाएगी? बल्ब की तरफ चली जाएगी, तो आपका बल्ब भी ग्लो करने लग जाएगा। जैसे आप दरवाजा बंद करोगे दोबारा से, दरवाजा बंद करोगे, आपने अपना काम कर लिया, दरवाजा बंद करोगे दोबारा से, ये कॉन्टैक्ट यहाँ से हट जाएंगे और ये वाला कॉन्टैक्ट दोबारा से लग जाएगा। मींस जब दरवाजा खुलेगा तो इवापोरेटर फैन बंद रहेगा और बल्ब जल जाएगा, और जब दरवाजे को बंद कर देंगे वापस तो फैन दोबारा से चल जाएगा। इसका मतलब ये है कि अगर जब भी हम डोर खोले तो हवा सारी कूल हवा, ठंडी हवा बाहर ना निकले, तो हम इसको इस तरह मेंटेन करते हैं। तो ये एक स्विच से हमारे बल्ब और फैन कंट्रोल हो रहे हैं। तो आपने न्यूट्रल फैन इसका देख लिया, कंप्रेसर को भी देख लिया, सप्लाई कैसे मिलेगी। अब हम देखते हैं कि टाइमर मोटर को न्यूट्रल कहाँ से मिल रहा है, टाइमर मोटर को न्यूट्रल कहाँ से मिल रहा है। तो आप देख रहे हो कि यहाँ से ये न्यूट्रल यहाँ गया, इंजेक्शन बन गया, यहाँ से थर्मल फ्यूज है। थर्मल फ्यूज का काम यही है कि थर्मल फ्यूज का काम हम आगे बात करेंगे, अभी ये एज ए कंडक्टर काम कर रहे हैं, मतलब बस सर्किट को
करंट को पास कर रहा है बस, ये एज ए कंडक्टर। तो यहाँ से ये थर्मल फ्यूज से होते सप्लाई आपकी चली जाएगी हीटर को, और हीटर से होते हुए यहाँ से होते हुए ये आपका सर्किट बनेगा, और यहाँ से होते हुए यहाँ से आपके टाइमर मोटर को न्यूट्रल मिल जाएगी, मतलब हीटर के द्वारा आपके मोटर को सप्लाई मिल जाएगी। यहाँ तो कोई कॉन्टेक्ट है ही नहीं, देखो अभी कूलिंग मोड पे काम कर रहा है, अभी तो मशीन कूलिंग मोड पे है। मान लो ये बायोमेटल के कॉन्टेक्ट लगे भी हों, अभी तो वैसे हटे हुए हैं बायोमेटल का, मैं आपको बताऊंगा, अभी ये कॉन्टेक्ट वैसे भी हटे हुए हैं, लेकिन अगर ये कॉन्टेक्ट लगे भी हो तब भी करंट टाइमर मोटर को कोई मतलब कुछ हो नहीं रहा है, मतलब सप्लाई यहाँ अभी क्या ब्रेक हो रखी है। लेकिन अभी यहाँ से डिफ्रोस्ट हीटर से यहाँ से एक सर्किट बनेगा। अब हो क्या रहा है कि बीच में तो हीटर भी आ गया, मोटर भी आ गई। होता क्या है, जब भी दो इलेक्ट्रिक अप्लायंस सीरीज में होते हैं तो आपको पता है कि ये दो इलेक्ट्रिक अप्लायंस सीरीज में आ गए हैं। अब ये फैन मोटर और डिफ्रोस्ट हीटर के आगे सीरीज में आ गए हैं। अब इनमें से जिसका रेजिस्टेंस ज्यादा होगा, आपको पता है वोल्टेज ड्रॉप कराने के लिए जब भी कोई मशीन चलती है तो वोल्टेज ड्रॉप कराती है, 230 वोल्ट हमें सप्लाई चाहिए होती है, वोल्टेज चाहिए होती है। तो जिसका रेजिस्टेंस ज्यादा होगा वोल्टेज ड्रॉप ज्यादा कराएगा। तो इसमें हो कह रहा है जो ये आपकी टाइमर मोटर होती है इसका रेजिस्टेंस बहुत हाई होता है, किलो ओम में होता है, और इसके मुकाबले हीटर का रेजिस्टेंस काफी कम होता है। तो ये ज्यादातर जो वोल्टेज है, और ये पावर भी कम कंज्यूम करता है, बहुत ही कम पावर कंज्यूम करता है, कि छोटी सी टाइमर मोटर होती है तो इसकी पावर कंजम्पशन कम है, और ये बहुत ज्यादा हाई रेजिस्टेंस का है, और वोल्टेज ड्रॉप कराने के लिए रेजिस्टेंस चाहिए होता है। तो इसका रेजिस्टेंस बहुत हाई है, तो ये मैक्सिमम रेजिस्टेंस क्या करेगा, यही ड्रॉप करा देगा, क्योंकि जिस रेशियो में इनका रेजिस्टेंस होगा, मान लो ये किलो ओम में, मान लो इसका जो है वो 1000 ओम है, और इसका रेजिस्टेंस मान लो 20 ओम है, बस एज्यूम कर लो आप। तो जो इनका रेशियो है उस रेशियो में, अब ये रेशियो क्या हो गया 100:2 अपॉन 50:1, मतलब 50:1 में वोल्टेज बढ़ जाएगा। और ज्यादातर वोल्टेज ड्रॉप कौन कराएगा, टाइमर मोटर। तो टाइमर मोटर वोल्टेज ड्रॉप का वर्किंग में रहेगा, टाइमर मोटर काम करेगा, उस टाइम हीटर एज ए बस कंडक्टर काम करेगा, न्यूट्रल को पास करेगा, वर्किंग नहीं करेगा। तो ये आपको कंसेप्ट समझ में आ गया होगा। जब भी कोई दो इलेक्ट्रिक अप्लायंस सीरीज में होते हैं तो अपने रेजिस्टेंस के आधार पे उनकी वोल्टेज रेशियो, रेजिस्टेंस का रेशियो क्या है, उसी रेशियो में वोल्टेज भी बढ़ जाती है। तो ज्यादातर वोल्टेज इसमें क्या होगा, इसका रेजिस्टेंस बहुत ज्यादा है, और ये वोल्टेज ड्रॉप आके ये वोल्टेज ड्रॉप कराएगा, और ये वर्किंग में रहेगा। तो हीटर है बस एज ए क्या कहते हैं सर्किट को क्लोज करेगा, सर्किट एज ए न्यूट्रल एक्ट करेगा ये। ठीक है, क्लियर है। तो आपको ये बात अभी समझ में मेरे ख्याल से आ गई होगी। तो ये किस तरीके से अब हमने देख लिया कि कैसे कैसे हमारा ये कूलिंग मोड पे किस तरीके से हमारा पूरा इलेक्ट्रिकल सर्किट कैसे हमारी टाइमर मोटर चल रही है, कैसे हमारा कंप्रेसर चल रहा है, कैसे हमारा इवोपरेटर बल्ब चल रहा है, कैसे हमारा इवोपरेटर बल्ब नहीं, कैसे हमारा रेफ्रिजरेटिंग कंपार्टमेंट बल्ब चल रहा है, कैसे हमारा इवोपरेटर फैन चल रहा है। अब हम बात करेंगे हीटिंग साइकिल की। हम अज्यूम करते हैं कि 8 घंटे हमारे कंप्रेसर रनिंग टाइम हो गए, हमारा टाइमर मोटर उस पर जो कॉन्टेक्ट्स को 3 से 4 के कॉन्टेक्ट्स को हटा के 3 और 2 पे लगा देगा। ये हम कॉन्टेक्ट्स को अब लगा देते हैं, ये कॉन्टेक्ट्स को हटा देते हैं अब हम कॉन्टेक्ट्स को लगा देते हैं। अब हम हीटिंग मोड पे, अब मान लेते हैं कि ये जो हमारी जो साइकिल थी ये हीटिंग मोड पे यहाँ आ गई है, ये हमारा कट गया है। अब हमारे जो कॉन्टेक्ट्स है वो 3 से 2 पे, टाइमर मोटर ने जो कॉन्टेक्ट्स 3 से 2 पे कर दिए हैं। अब वो कह रहा है जो सप्लाई 3 से 2 हो रही थी वो सप्लाई यहाँ भी, ये सप्लाई बंद हो गई, ये सप्लाई बंद हो गई। ठीक है, बस खाली टाइमर मोटर को सप्लाई यहाँ से फेस मिल रहा है, लेकिन कंप्रेसर को जाने वाला करंट हमारा क्या हो गया, हट गया है। तो कंप्रेसर बंद हो जाएगा, हमारा ऑपरेटर फैन है वो भी बंद हो जाएगा। अब बात करते हैं हीटिंग मोड पे। तो यहाँ से सप्लाई कहाँ जाएगी, यहाँ चली जाएगी सप्लाई 3 से 2 पे होके, और यहाँ से यहाँ चली जाएगी। अब ये बायोमेटल है, बायोमेटल थर्मोस्टेट, इसका ना कोई टेम्परेचर होता है, कट इन टेम्परेचर और कट आउट है। -5 डिग्री सेल्सियस का कट इन टेम्परेचर होता है, और +10 डिग्री सेल्सियस का कट आउट टेम्परेचर होता है। मीन्स अगर इवोपरेटर कोयल का टेम्परेचर -5 से कम रहेगा, इवोपरेटर कोयल का या कूलिंग कोयल का टेम्परेचर -5 से कम रहेगा, तो ये अपने कॉन्टेक्ट्स को लगा लेता है, मतलब कॉन्टेक्ट्स को तैयार रखता है, हीटर के लिए कॉन्टेक्ट्स को तैयार रखता है, ताकि हीटर, क्योंकि अगर इवोपरेटर कोयल अगर ठंडी है तभी उसकी आइस को पिघलाना है, अगर ठंडी नहीं है तो हम एज्यूम करेंगे उसको बर्फ ही नहीं आई है। तो जब ये -5 से कम इसका टेम्परेचर होता है तभी इसके कॉन्टेक्ट्स लग जाते हैं। और जब इवोपरेटर कोयल की सारी बर्फ पिघल जाती है, आइस सारी पिघल जाएगी और दोबारा से +10 पे आ जाएगा, तो ये अपने कॉन्टेक्ट्स को यहाँ से हटा के हीटर को जाने वाले करंट को दोबारा से रोक देता है। तो इसका कट इन और कट आउट टेम्परेचर है। अभी हम अज्यूम करते हैं कि इवोपरेटर पे आइस आ रखी है और इसको पिघलानी है, -5 से कम है, तो ये सप्लाई को क्या करेगा, सप्लाई को हीटर के लिए जाने देगा। अब हीटर को यहाँ से क्या मिलेगा, यहाँ से फेस मिल गया, हीटर को यहाँ से फेस मिल जाएगा और यहाँ से इसको न्यूट्रल मिल जाएगा। तो हीटर आ गया पैरेलल कंडीशन में आ गया, हीटर को डायरेक्ट फेस मिल गया और ये न्यूट्रल मिल गया। तो हीटर ग्लो करने
लग जाएगा, हीटर अपना काम करने लग जाएगा, हीटर अपनी हीट ट्रांसफर करने लग जाएगा, कूलिंग कोयल पे जो आइस है उसको मेल्ट करने लग जाएगा। अब इस कंडीशन में टाइमर मोटर का क्या रोल है? टाइम मोटर क्या करेगी, चलेगी या बंद रहेगी? अभी मैं बताता हूँ टाइम मोटर क्या करेगी इस कंडीशन में। टाइमर मोटर इस कंडीशन में क्या करेगी, आपको पता ही था टाइमर मोटर को एक 3 नंबर से फेस मिल रहा था। अब यहाँ से जो फेस ट्रांसफर हुआ तो बायोमेटल से होता हुआ हीटर को भी फेस मिल गया, यहाँ जंक्शन बन गया, और यहाँ से भी इसको क्या मिल गया, फेस मिल गया। अब टाइमर मोटर को क्या होगा, टाइमर मोटर को तो दोनों साइड से क्या मिल रहा है, फेस फेस, लेकिन मशीन को चलने के लिए फेस न्यूट्रल दोनों चाहिए होता है। तो जब मशीन को दोनों से फेस देंगे या दोनों से न्यूट्रल देंगे तो मशीन काम नहीं करेगी। तो इस तरीके टाइमर मोटर इस कंडीशन में बंद रहेगा, टाइमर मोटर किसी भी तरह की रोटेशन नहीं करेगा। अब डिफ्रोस्ट हीटर हमारा चल रहा है, डिफ्रोस्ट हीटर कब तक चलेगा, जब तक बर्फ नहीं पिघल जाती, जब तक बायोमेटर का टेम्परेचर +10 नहीं आ जाता। तो +10 आने में आधा घंटा लग सकता है, 20 मिनट लग सकती है, 25 मिनट लग सकती है, ज्यादा बर्फ है तो और ज्यादा टाइम लग सकता है। तो ये जब तक बायोमेटल +10 पे नहीं आएगा, जब तक +10 पे नहीं आएगा तब तक हमारा क्या कहते हैं, डिफ्रोस्ट हीटर वर्किंग करता रहेगा, हीटर हमारा ऑन रहेगा। अब हम मानते हैं कि +10 आ गया है, तो ये कॉन्टेक्ट जो है हमारे कॉन्टेक्ट क्या हो गए, हट गए हैं। तो ये जैसे ही कॉन्टेक्ट हटेंगे तो डिफ्रोस्ट हीटर को मिलने वाला जो फेस है वो फेस क्या हो जाएगा, मिलना बंद हो जाएगा। फेस मिलना बंद हो गया, यहाँ से फेस मिलना आपका हो गया, फेस मिलना हो गया, बंद हो गया। अब दोबारा से वही बात आ गई कि इसको तो फेस मिल नहीं रहा। अब जो फेस यहाँ से टाइमर मोटर को जा रहा था वो फेस भी बंद हो गया। तो अब होगा क्या, अब दोबारा से वही कंडीशन आ गई कि यहाँ से जो ये न्यूट्रल जा रहा था थर्मल फ्यूज से होके, हीटर से होके, तो यहाँ से दोबारा से ये क्या जाने लग जाएगा, यहाँ से न्यूट्रल चला जाएगा, वही कंडीशन आ जाएगी। तो इसको न्यूट्रल मिल जाएगा, टाइमर मोटर दोबारा से फेस न्यूट्रल मिल जाएगा, टाइम मोटर रोटेशन करनी लग जाएगी। अब ये 15 मिनट लेगी, मतलब डिफ्रोस्ट होने के बाद, बर्फ पिघलने के बाद अब ये 15 मिनट लेगी मशीन को, रेफ्रिजरेटर को हीटिंग मोड से कूलिंग मोड में डालने के लिए। अब 15 मिनट ये हीटिंग मोड पे चलेगी, हीटर बंद रहेगा लेकिन हीटिंग मोड पे अब ये 15 मिनट चलेगी, और उसको कूलिंग मोड पे 15 मिनट बाद कूलिंग मोड पे डाल देगी, दोबारा से कूलिंग मोड पे डाल देगी। तो अब आपको समझ में आ गया, कूलिंग मोड पे आने के बाद वही दोबारा से रिपीट होगा, कूलिंग साइकिल सारी चलेगी। अब आती है बात थर्मल फ्यूज की। अब थर्मल फ्यूज का क्या काम है, थर्मल फ्यूज रह गया, मुझे पता है थर्मल फ्यूज, आप भी सोच रहे हो कि थर्मल फ्यूज सबने बताया ही नहीं। एक्चुअली हो सकता है, थोड़ा सा मैं मिटा देता हूँ इसको, ये मैं मिटा देता हूँ इसको। हो सकता है जैसे बताया कि +10 आने पे ये अपने कॉन्टेक्ट को हटाता है, +10 पे आने पे अपने कॉन्टेक्ट, बायोमेटल अपने कॉन्टेक्ट को हटा के हीटर को बंद करता है। अब हम एक कंडीशन मान लेते हैं कि बायोमेटल +10 पे भी आ गया, +20 पे भी आ गया, लेकिन अपने कॉन्टेक्ट नहीं हटाया, मतलब वो उसके कॉन्टेक्ट चिपक गए हैं, उसके कॉन्टेक्ट्स मेल्ट हो गए, चिपक गए हैं, कॉन्टेक्ट्स ऑन कंडीशन चिपक गए हैं, तो हीटर को बंद ही नहीं कर पा रहा। प्लस टेम्परेचर आ गया, 20 डिग्री हो गया, 30 डिग्री हो गया, 40 डिग्री हो गया, तो उसके कॉन्टेक्ट चिपक गए हैं, हट ही नहीं पा रहे हैं। तो अगर मान लो कॉन्टेक्ट, जब तक बायोमेटल के कॉन्टेक्ट हटेंगे नहीं तब तक ये सप्लाई जो इसको सप्लाई जाने वाली है वो सप्लाई हीटर को जाती रहेगी, अगर कॉन्टेक्ट नहीं हटेंगे, और टाइम मोटर बंद रहेगी। जब तक टाइम मोटर दोबारा नहीं चलेगी जब तक क्या कहते हैं, ये इसको हीटिंग मोड से कूलिंग मोड पे डालेगी नहीं। तो इस कंडीशन में क्या होगा, ये बायोमेटल हो गया, चिपक गया है, तो और टेम्परेचर इवेपोरेटर खोल के टेम्परेचर बढ़ते जा रहा है, 70 डिग्री आ गया, 60 डिग्री आ गया, 70 डिग्री आ गया। तो ऐसे में क्या हो सकता है, अगर इतना टेम्परेचर बढ़ जाएगा अगर अंदर कंपार्टमेंट का, तो आग लग सकती है, पूरा फ्रिज में आग लग सकती है, रेफ्रिजरेटर में आग लग सकती है, पूरा मशीन हमारी जल के राख हो सकता है। तो ऐसे करने में थर्मल फ्यूज दिया गया सीरीज में हीटर के साथ, ये +70 डिग्री सेल्सियस पे आने पे, +70 डिग्री सेल्सियस आने पे कि ये मेल्ट हो जाएगा। ये मेल्ट होने के बाद ये हीटर को सर्किट से अलग कर देगा, तो हीटर को जाने वाला जो न्यूट्रल है वो ब्रेक कर देगा, और हीटर को खुद मेल्ट हो गए, मतलब ऐसे मेटल का बनाया 70 डिग्री पे मेल्ट होके हीटर को बंद कर देगा। तो इस कंडीशन में क्या होगा, हीटर भी बंद हो जाएगा, और आपका क्या कहते हैं, हमारा जो रेफ्रिजरेटर बिल्कुल क्लोज हो जाएगा, क्योंकि टाइमर मोटर चलेगी ही नहीं, न्यूट्रल तो मिल ही नहीं रहा। इस कंडीशन में हम टेक्नीशियन को बुलाते हैं कि भाई हमारा मशीन है वो चल ही नहीं रही है, तो वो क्या करेगा, वो कुछ नहीं करेगा, वो टाइमर मोटर को मैनुअली कूलिंग मोड पे ले आएगा। कूलिंग मोड पे लाते ही क्या होगा, ये सर्किट जो 3 और 2 के हैं ये कट हो जाएंगे और ये वाले लग जाएंगे, और ये मशीन कूलिंग मोड पे चलने लग जाएगी। तो टेक्नीशियन समझ जाएगा कि मशीन जरूरी हीटिंग मोड पे, हमारा कुछ ना कुछ कॉन्टेक्ट है या बायोमेटल हमारा खराब हो चुका है, या टाइमर हमारा खराब हो चुका है। तो वो चेक करेगा टाइमर में खराबी है, बायोमेटल में खराबी है, क्या खराबी है। तो वो जब मशीन को खोल के देखेगा तो समझ जाएगा कि भाई फ्यूज भी मेल्ट हो रहा है, इसका मतलब फ्यूज मेल्ट हुआ है, इसका मतलब बायोमेटल हमारा खराब है, और दोनों को वो क्या करते हैं, रिप्लेस कर देगा। तो जब भी फ्यूज मेल्ट होता है तो हम बायोमेटल को साथ में रिप्लेस कर देते हैं, ठीक है। तो ये हमारी कंडीशंस हैं, और तो मैंने इसको में पूरा कवर कर लिया है अच्छे से, भाई कंप्रेसर भी कवर कर दिया है आपका,
बायोमेटल कंडीशन, फ्यूज सब कवर कर दिया है। तो अब मेरा ये है कि मुझे उम्मीद है कि आपको ये टॉपिक अच्छे से समझ में आ गया होगा। और अगर आपको मेरा टॉपिक समझ में आया है, जो मैंने आपको पढ़ाया आपको समझ में आया, तो प्लीज़ लाइक करें, सब्सक्राइब करें।